स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी। सेल का इंट्रोडक्शन और सेल थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले सेल कि सेल है क्या, सेल किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन। द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। जो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, हम उसे क्या कहते हैं, सेल। शरीर की जो कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है, हम उसे क्या कहते हैं, कोशिका। शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई। कार्यात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स की बिल्डिंग का क्या एक ब्लॉक है। जिस तरह से हम बिल्डिंग बनाते हैं, उसकी जो यूनिट होती है, उसकी जो इकाई होती है, ब्रिक्स जैसे ईंट होती हैं, उसी तरीके से सेल जो होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की इकाई होती हैं। ब्लॉक्स भी कहा जाता है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बिल्डिंग की ब्लॉक्स हैं, ये इकाई हैं ऑर्गेनिजम्स की। अभी जो सेल वर्ड है, जो कोशिका है, वो लिया किससे गया है, सेल को कहते हैं कोशिका। जो कोशिका वर्ड है वो बना है सेला से। कोशिका जो है सेला से बना है, और सेला क्या है, एक लैटिन वर्ड है। सेला क्या है, लैटिन वर्ड है। सेला लैटिन वर्ड, इसको क्या कहते हैं, होलो कैविटी। सेला का जो मीनिंग है, उसे मीनिंग होता है होलो कैविटी, खोखली गुहा। खोखली गुहा। इसी खोखली गुहा सेला से बना है सेल। सेल की जो स्टडी है, ये तो सेल की हुई डेफिनेशन। सेल किस वर्ड से लिया गया है। अब सेल की जो है कि इसकी स्टडी हम किसके अंतर्गत करते हैं, इसका अध्ययन कहाँ करते हैं इसका, तो सेल की जो स्टडी करते हैं हम साइटोलॉजी में करते हैं, सेल बायोलॉजी में करते हैं। तो फर्स्ट है साइटोलॉजी। जो साइटोलॉजी टर्म है वो पहले यूज़ की जाती थी सेल की स्टडी के लिए। सेल की जब पहले स्टडी की जाती थी, तो साइटोलॉजी में ओनली इसके स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती थी। तो साइटोलॉजी जो वर्ड है, साइटोस प्लस लोगोस से बना है। साइटोस का मतलब है सेल और लोगोस का मतलब स्टडी। तो सेल की स्टडी को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, कोशिका की संरचना का अध्ययन। कोशिका की संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। इसके बाद जो नया टर्म आया सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी साइटोलॉजी के बाद आने वाला टर्म है, और साइटोलॉजी के बाद जो सेल बायोलॉजी आया है, इसमें हम उसकी स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शन, उसका कंपोजिशन, उसके जेनेटिकली फिजियोलॉजी सबकी स्टडी करते हैं। केवल स्ट्रक्चर की स्टडी नहीं करते। स्ट्रक्चर की जो स्टडी होती थी वो तो केवल साइटोलॉजी में होती थी। सेल बायोलॉजी एक नई टर्म आ गई है। इसमें द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इंक्लूड स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी, जेनेटिक एंड बायोकेमिस्ट्री। इनकी स्टडी की जाती है इसमें। किस किस की, फिजियोलॉजी कार्य की, कोशिका की जो है कार्य की, जेनेटिक्स उसके आनुवांशिकी, बायोकेमिस्ट्री जैव रसायन की स्टडी की जाती है। उसके स्ट्रक्चर, उसकी संरचना, उसके फंक्शन, उसके कार्य के साथ साथ उसकी फिजियोलॉजी, उसकी जेनेटिक और उसकी बायोकेमिस्ट्री की क्या की जाती है, स्टडी की जाती है। इसे हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। सेल बायोलॉजी साइटोलॉजी के बाद आने वाली एक नई टर्म है, इसे हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। अब आती है इसकी डिस्कवरी की। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसकी खोज किसने की थी, सेल की खोज रॉबर्ट हुक। सबसे पहले आए थे रॉबर्ट हुक इन 1665। रॉबर्ट हुक ने
कॉर्क की जो पतली लेयर थी, थिन लेयर थी, उसको अपने ही द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में देखा था। जब उन्होंने देखा तो उन्हें जैसे मधुमक्खी के छाते में ब्लॉक्स होते हैं, कोष्ठक होते हैं, वैसे एक स्ट्रक्चर दिखी और सारी स्ट्रक्चर उन्हें सेम दिखी, छोटी छोटी खोखली सी स्ट्रक्चर उन्हें दिखी। उन्होंने उसे सेल्यूलिवर्ड का सेल्यूलिवर्ड दिया उन्होंने उसे नाम, और बाद में इस सेल्यूलिवर्ड को उन्होंने सेल कहा। और अपनी जो इन्होंने बुक लिखी थी, माइक्रोग्राफिया बुक लिखी थी, माइक्रोग्राफिया में इस जो सेल्यूलिवर्ड को इन्होंने सेल के रूप में डिस्क्राइब किया। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड होलो कैविटी इन थिन स्लाइस, होलो कैविटी को थिन स्लाइस में क्या किया, डिस्कवर्ड किया ऑफ कॉर्क एंड द टर्म सेल्यूली वाज गिवन, और क्या टर्म दी, सेल्यूली दी। लेटर द सेल्यूली वर नेम्ड सेल, इस सेल्यूली को बाद में उन्होंने क्या कहा, सेल कहा। ही डिस्क्राइब्ड इन हिज बुक माइक्रोग्राफिया इन 1666, उन्होंने इसे अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में, जो इनकी खुद की बुक थी, इन्होंने लिखी थी इन 1666, 1666 में इन्होंने बुक लिखी थी, उसमें इस सेल का वर्णन किया था, डिस्क्राइब किया था इसको। ये तो थी कॉर्क में देखा था, एक मृत, एक डेड सेल को ऑब्जर्व किया था रॉबर्ट हुक ने। अब लिविंग सेल की बात करते हैं कि लिविंग सेल को सबसे पहले किसने देखा था, किसने ऑब्जर्व किया था, तो लिविंग सेल को एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने इन 1674 में डिस्कवर किया था, देखा था। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक वाज द फर्स्ट पर्सन टू सी ए लिविंग सेल, ये पहले पर्सन थे जिन्होंने लिविंग सेल को देखा था। ही ऑब्जर्व बैक्टीरिया, आरबीसी, प्रोटोजोआ, यीस्ट, स्पर्म एक्सेट्रा, इन सब के सेल को इन्होंने ऑब्जर्व किया था, देखा था अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में। किस किस को देखा था, बैक्टीरिया को, आरबीसी को, प्रोटोजोआ को एंड यीस्ट को, स्पर्म को, इनकी कोशिकाओं को, इनकी सेल को इन्होंने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में देखा था। बाय हिज माइक्रोस्कोप, अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में, और इसे उन्होंने नाम दिया था एनिमलक्यूल। इनको जब देखा था उन्होंने तो इसे नाम दिया था एनिमलक्यूल। इन्हें उन्होंने नाम दिया था एनिमलक्यूल्स। अब हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में। हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत के बारे में। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। जब कोशिका सिद्धांत की बात होती है, सेल थ्योरी की बात होती है, तो सबसे पहले जो नाम आता है ड्यूटेरोचैट का आता है। ये फाउंडर थे, सेल थ्योरी के फाउंडर इन्हें माना जाता है। इन्होंने नींव रखी थी कोशिका सिद्धांत की, लेड फाउंडेशन ऑफ सेल थ्योरी। इन्होंने मिमोसा प्लांट को नाइट्रिक एसिड में बॉईल किया था और उसके सेल को सेपरेट किया था, उसके बाद उसकी स्टडी की थी। तो ही बॉइल्ड मिमोसा प्लांट इन नाइट्रिक एसिड एंड सेपरेटेड द सेल। नाइट्रिक एसिड में मिमोसा प्लांट के सेल को क्या किया, बॉइल किया, उसके बाद उसे सेपरेट किया। ये काम शुरुआत जो की थी सेल थ्योरी की किसने की थी, ड्यूटेरोचैट ने। इसके बाद आता है स्लाइडन एंड स्वान। स्लाइडन और स्वान दोनों अलग अलग साइंटिस्ट थे। स्लाइडन जो थे वो बॉटनिस्ट थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे। और जो स्वान थे ये जूलॉजिस्ट थे। बॉटनिस्ट वनस्पति वैज्ञानिक थे स्लाइडन, स्वान जूलॉजिस्ट थे। स्लाइडन ने 1838 में और जूलॉजिस्ट जो थे स्वान, उन्होंने 1839 में सेल के ऊपर रिसर्च की थी, वर्क किया था इसके ऊपर। दोनों ने मिलकर के रिसर्च की और देखा कि जो सेल होती है, सेल जो होती है उनका लगभग जो कंपोजिशन होता है एनिमल सेल का और प्लांट सेल का एक जैसा होता है, दोनों का सेम लगभग समान होता है। दोनों मिलकर के इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि जो ऑर्गेनिज्म की जो सेल होती है उनका कंपोजिशन लगभग समान होता है, और जो लिविंग बॉडी जो बनी होती है वो सेल से और सेल के प्रोडक्ट से बनी होती है। दे गैव सेल थ्योरी। स्लाइडन और स्वान ने क्या दी थी, कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका
कोशिका सिद्धांत दिया। स्लाइडन और स्वामी ने कोशिका सिद्धांत दिया। दे गैव सेल थ्योरी एप्लीकेबल ऑन प्लांट एंड एनिमल बोथ, जो दोनों के ऊपर लागू होता है, एनिमल और प्लांट सेल दोनों के ऊपर यह लागू होती है सेल थ्योरी। दोनों किस पे? प्लांट, पादप और जंतु कोशिका, प्लांट एंड और एनिमल जंतु कोशिका दोनों पर लागू होती है। कोशिका पर लागू होती है। फिर आते हैं मेन कंपोनेंट्स ऑफ सेल थ्योरी। कि सेल थ्योरी के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से थे? सेल थ्योरी के मेन कंपोनेंट्स मतलब इनका संगठन कैसा था, किस तरह का इनका संगठन था, किस तरह से बनी हुई थी। इसमें कुछ सेल थ्योरी के जो मुख्य पॉइंट्स थे, मेन जो पॉइंट्स थे, पहला ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज मेड ऑफ सेल्स। जितने भी जीवित जीव हैं, पादप हैं, जो भी हैं, सबके सब किससे बने हैं? सेल से बने हुए हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज मेड ऑफ सेल्स। सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं। ये पहला द मेन कंपोनेंट सेल थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है सेल इज स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड जेनेटिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है, जो कोशिका है, वो क्या है? स्ट्रक्चर मतलब संरचनात्मक, फंक्शनल कार्यात्मक, और जेनेटिक यूनिट ऑफ लाइफ आनुवांशिक रूप से क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ है, जीवन की एक इकाई है। सेल इज स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक, कार्यात्मक, और आनुवांशिक रूप से जीवन की क्या है? एक इकाई है। Cell is structure, functional and genetic unit of life. थर्ड पॉइंट है इसका, न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय डिवीजन। न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय डिवीजन। जो नई सेल है पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। ये जो टर्म है, ये जो टर्म दी थी, ये रुडोल्फ विर्चो ने दी थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रुडोल्फ विर्चो ने अपने जो शब्दों में से कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला, रुडोल्फ विर्चो ने कहा था इसको। रुडोल्फ विर्चो, ये रुडोल्फ विर्चो साइंटिस्ट थे। इन्होंने न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय डिवीजन, इसको अपने वर्ड में कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये जो लाइन है, ये कई बार बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल सेल्स आर सिमिलर इन मेटाबॉलिज्म एंड केमिकली कंपोजिशन। जो सेल्स होती हैं, ऑल सेल्स जितनी भी सेल होती हैं, मेटाबॉलिकली एंड केमिकली कंपोजिशन उनका एक जैसा होता है, लगभग उनका सेम होता है। तो ऑल सेल्स आर सिमिलर
इन मेटाबॉलिज्म, उपापचयी रूप से, उपापचयी, और केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन इनका क्या होता है, सभी सेल्स का, सभी कोशिकाओं का लगभग समान होता है। इसका 4th पॉइंट था। इसका 5th पॉइंट है continuity of life is in maintained by cell generation after generation। जो सेल होती है वो जीवन के सातत्य को, कंटिन्यूटी को बनाए रखती है। एक सेल से जब उसका डिवीजन होता है तो दूसरी सेल बनती है, उससे उसके जेनेटिक कैरेक्टर, उसका जो कंपोजिशन होता है, चाहे वो केमिकल कंपोजिशन है, उसका मेटाबॉलिज्म है, वो दूसरी सेल में चला जाता है। इस तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, इसलिए उसकी कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखती है। तो हम कह सकते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ इज इन मेंटेन बाय सेल जनरेशन आफ्टर जनरेशन। एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन में ये बनी रहती हैं। ये इसके 5 पॉइंट थे। मेन कंपोनेंट्स ऑफ सेल थ्योरी है ये। सेल थ्योरी के यही 5 पॉइंट मेन थे। इसके अलावा जो सेल थ्योरी है उसका एक्सेप्शन भी है वायरस। वैसे सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे लागू होती है, लेकिन वायरस पे नहीं होती है, क्योंकि वायरस एक ऑब्लिक पैरासाइट है। ये अगर आउटसाइड बॉडी, अगर बॉडी के आउटसाइड रहता है तो दे आर डेड, इनसाइड बॉडी दे आर लाइव। अगर बॉडी के अंदर है तो जिंदा है, बाहर है तो खत्म हो जाता है। लेकिन जो सेल है, हमने कहा कि सेल तो अपना जितना ही फंक्शन है खुद करती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। और जो जितनी भी सेल्स होती हैं उनके कंपोजिशन में हम कहें कि सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, बट वायरस में ऐसा नहीं होता। वायरस के पास ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना ही उसके पास राइबोसोम होता है, ना ही न्यूक्लियस होता है, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके पास, ना ही साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। और इस ओनली प्रेजेंट सिंगल न्यूक्लिक एसिड, आरएनए या डीएनए, इनमें से एक ही न्यूक्लिक एसिड इसके पास प्रेजेंट होता है। तो एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी में हम वायरस को स्टडी करते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।